हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग मिल चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है जो एनसीएचपी को लेके जो हमारा सरकार जो है हमारा अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है, उसने जो बिल जो पेश किए हैं हमारे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, है ना, एएचपी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड हैं। ऑपरेशन थिएटर, ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, है ना, साइकोलॉजिस्ट, और ऐसे करके बहुत सारे लगभग 10 से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं उन पर उनके लिए ये रेगुलेशंस जो हैं वो पारित हुए हैं। जो हमारा बिल है वो पारित हुआ है। तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है? फ़ायदा ये मिलने वाला है कि सबसे बड़ी बात, जो कल तक आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, आज सबके जुबान पे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में जानकारी है। सब लोग जानते हैं कि इनका क्या रोल है। और कल जब एनसीएचपी पूरी तरीके से एक रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगा, तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो वर्क करता है, और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो एनएमसी का वर्क रहता है, उसी तरह हमारे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एनसीएएचपी का जो है वर्क होगा। वो हमारे लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगी, और साथ ही हमारे प्रॉब्लम्स को जो है वो नेशनल लेवल पे जो है उठाने का काम करेगी, और हमें एक नई पहचान दिलाने का काम करेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी जो नया अमेंडमेंट आया है, और उसको लेके हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए, और कई हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमें कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस पे जो है एक छोटा सा हाईलाइट जो है वो बनाइए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारे ओटी टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे हैं, या ऑपरेशन थिएटर कर रहे छात्र ऐसे हैं जो अपने कोर्स से काफी मायूस हैं। मायूस वो इसलिए हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको मायूस होने की जरा भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बीएससी से कई गुना ज्यादा संभावनाएं आपके क्षेत्र में है। इनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले जो ऑपरेशन थिएटर का कोर्स था और आज के सिनेरियो में जो कोर्स है, और भविष्य में इसकी जो संभावनाएं होने वाली है, वो आपको आश्चर्यचकित करके रह देगी। तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और आपसे एक अनुरोध और भी है दोस्तों कि वीडियो को बहुत से बहुत अधिक जो है वो देखने का प्रयास करें, समझे, तथ्यों को समझ के। आपको कोई सुझाव लगता है तो आप हमें सुझाव भेजें। हमें आपके सुझाव का हमेशा ही स्वागत रहेगा। तो दोस्तों जरा देर करते हुए ना हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्लाइड है ये होने वाला है एनसीएचपी एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बजट एंड पॉलिसी अपडेट। जो भी बजट या पॉलिसी जो पास हुआ है उसमें आखिर है क्या। तो कह रहा है कि जो ये डॉक्यूमेंट होने वाला है, जो ये पीपीटी होने वाला है, इसमें हमने समराइज किया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एनसीएएचपी एंड provision announced for allied health profession in the union budget. It also outlined the potential benefit and challenges for students and working professionals. तो दोस्तों बहुत खुशी की बात ये होने वाली है कि कल तक जो ये नहीं जानता था कि एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस क्या है, जो पैरामेडिकल का ही अल्टरनेटिव नाम है ना। पहले हम लोग पैरामेडिक्स के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब हमें सरकार ने एक नया पहचान, एक नया नाम दिया, जो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और आउटस्टैंडिंग, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ पैरामेडिकल। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट अनाउंसमेंट है उसके की फीचर्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट क्या चीज पे फोकस कर रही है दोस्तों कि हमारे जो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, स्ट्रेंथन द एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज एन इसेंशियल पिलर ऑफ द हेल्थ सिस्टम। आप जानते हो कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स
जो क्या करते हैं, मरीज को देखते हैं, उनको कोई ना कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख देते हैं, है ना, और उनका इलाज करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वार्ड को पूरी तरीके से संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की होती है ना। पेशेंट से वन टू वन इंटरेक्शन के साथ साथ पेशेंट को लंबे समय तक केयर, है ना, केयर प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम जो होता है एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बखूबी तरीके से करता है। तो इसलिए भी इसकी अहमियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है proposal to train a large number of allied health professionals over a coming year to address workforce shortage। तो गवर्नमेंट ने कहा कि लगभग आने वाले 5 सालों में हमें 1 लाख से अधिक जो है वो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड क्यों? देखो दोस्तों, अपना जो कोर्स है वो टोटल स्किल बेस्ड कोर्स है, ठीक है। तो आपको वो सारे स्किल अगर आएंगे तो आप ट्रेंड प्रोफेशनल माने जाओगे। जैसे मान लो कि फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है किसी को, तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस, फर्स्ट एड के जो ईच एंड एवरी स्टेप्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो दोस्तों फिर फर्स्ट एड गिवर का सर्टिफिकेट लेने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो टोटल स्किल बेस्ड कोर्स है, ठीक है। मान लो कोई मैकेनिक है और वो कार के इंजन्स तक कहाँ से पहुंचेंगे उसका अप्रोच उसे नहीं पता है, तो डेफिनेटली वो कोई कार मैकेनिक नहीं है, वो एक व्यवसायी है जो मतलब ऐसे ही बैठा हुआ है और उसको कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, allied healthcare institution and development of new training centers। तो दोस्तों आज आप देख रहे हो कि जितने भी लगभग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का रोल तो बहुत अधिक है, लेकिन उनको कोई ट्रेनिंग, कोई रिकॉग्नाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है। कारण क्या है कि जैसे एक ही प्रैक्टिकल लैब है, उसी प्रैक्टिकल लैब में जो है एमबीबीएस भी काम कर रहे हैं, एमबीबीएस भी वर्क कर रहे हैं, उसी में नर्सिंग भी वर्क कर रहे हैं, है ना, और उसी में हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी वर्क कर रहे हैं। तो इनसे समय बचा, वो समय हमें मिलता है और वो इक्विपमेंट जो है और इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी बारी आती थी, है ना, या हमारा जो प्रैक्टिकल सिनेरियो रहता था उसमें हम काफी पीछे हो जाते थे। देखो दोस्तों, मेडिकल ऐसा क्षेत्र है या कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी और आप काम को जानोगे, सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपको ये सारी चीजें, आप अगर ट्रेनिंग से डरोगे, आप अगर नए स्किल को अपग्रेड करने से डरोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, जो कि हमारे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ हमेशा से होता हुआ आया है ना। या तो वो काम नहीं सीखना चाहते या फिर उनको काम सिखाने की जो पद्धति है, जो स्टेप्स हैं वो बहुत पुराने हैं, है ना, उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है कि इंक्रीज बजटरी सपोर्ट एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, इंक्रीज बजटरी सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट जो है इनके लिए खास करके जो है वो चीजें मुहैया कराएगी जिससे ये अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज ऑफ एजुकेशन करिकुलम प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन अंडर एनसीएचबी फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या करेगा कि जो भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे उनको डायरेक्ट जो है हमारा एनसीएचपी जो है, जो हमारा रेगुलरिटी बॉडी होने वाला है, ये एक रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगा और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है वो हम लोग कहीं भी पहचाने जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, है ना, एनएमसी उन्हें रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, उसी तरह नर्सेज को आईएनसी
रजिस्ट्रेशन देता है और कल हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो है वो एनसीएएचपी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगी। नेक्स्ट, बेनिफिट्स फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो जो भी हमारे बजट्स आए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट से जो है हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग भी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मैं भी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलेगा, है ना, एक सरकारी पहचान आपको मिलेगा कि आप जो हो वो गवर्नमेंट की नज़र में हो, गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करती है कि आप एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था से आपने अपना जो स्किल बेस्ड कोर्स है वो कंप्लीट किया हो। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर प्रोफेशनल आइडेंटिटी अंडर एनसीएचपी, है ना, ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी होगी। इम्प्रूव क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। अब क्या है, एक सिलेबस होगा, है ना, ट्रेंड ट्रेंड फैकल्टीज होंगे, है ना, स्किल बेस्ड ये सिमुलेशन सेंटर होंगे। नेक्स्ट, एक तरह के एग्जामिनेशन सिनेरियो होगा, एक तरह का सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, और एक समान पे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, पे, एक समान पे मिलना। जैसे मान लो कि हम गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं और हमें लेवल 5 मिल रहा है, तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी काम करें तो हमें लेवल 5 पे ही रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स, है ना, एक पहचान मिले। अभी जो बच्चे जो हैं वो ओटी, एमएलटी और जो रेडियोलॉजी और ऑप्टोमेट्री और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे कोर्सेज करके जाते हैं, और इंस्टीट्यूट, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या हेल्थ केयर सेंटर जो होता है वो उन्हें बोलता है कि आप 8,000, 10,000, 12,000, 16,000 रुपये पे काम करोगे, और साथ ही कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है ना। दूसरी बात क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, और आप कहाँ जॉब कर रहे हो, किस बेसिस पे जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट को उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि आपने क्या कोर्स किया, कहाँ से किया, है ना, आप ऑथराइज हो कि नहीं ये कोर्स करने के लिए, या कोर्स कराने के लिए कोई जो बॉडी है जिससे, जैसे यूजीसी से कोई अप्रूव्ड हमारा यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, वो अप्रूव्ड है कि नहीं कि वो ये कोर्स को रन कर सके, या उसके पास वो सारे फैसिलिटीज हैं कि नहीं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनके पास ना ही अच्छे फैकल्टीज हैं, ना ही अच्छा स्किल लैब है, और ना ही किसी तरह का स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलता है। बस स्टूडेंट्स जा रहे हैं, डेली बेसिस पे फी भर रहे हैं, है ना, और एग्जाम दे रहे हैं, और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का भी ये रहता है कि चलो एग्जाम में बच्चे को कैसे भी पास किया जाए और डिग्री देके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने की ओर खींचे। तो दोस्तों इससे हो क्या रहा है, इससे तो इंस्टीट्यूशन का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपका कुछ भला भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे एनसीएएचपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि ये डायरेक्ट जो है इंस्टीट्यूशन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो जैसे आज किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप देखते हो कि वो आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है कि नहीं, ये देख के और तब आप एडमिशन लेने जाते हो। उसी हिसाब से कल क्या हो जाएगा कि आप पोर्टल पे देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज और कौन सा जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो हमारे एनसीएचपी से, रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको क्लियरली जो है पता चल जाएगा और आप धोखा नहीं खाओगे। नेक्स्ट, इसके साथ होगा क्या कि अगर जिन तथ्यों को बोल के उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिया है, अगर उन सारे चीज़ों पर वो खरा नहीं उतरता, आपको ट्रेनिंग नहीं देता, तो दोस्तों आप इजिली एनसीएएचपी में जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, कंप्लेन कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम जो है एनसीएएचपी को बतलाओगे और वो उस हिसाब से एक ठोस कदम जो है उठाएगी।
नेक्स्ट है पॉसिबल लॉस एंड चैलेंजेस क्या देखने को हमें मिल सकता है। तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशन में इंक्रीज एकेडमिक एंड कंप्लायंस बर्डन ऑन स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो जैसे एनसीएचपी जो आएगा, ठीक है दोस्तों, तो एनसीएचपी एक अपना रेगुलेटरी बॉडी बनाएगा जो भूमिगत होकर काम करेगा। वो इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस में ये देखेगा कि स्किल लैब है कि नहीं, है ना, स्किल लैब है कि नहीं, और प्रॉपर टीचर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या देखेगा, जो भी फायर एंड अदर सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, जो भी नंबर ऑफ क्लासरूम्स होते हैं, वो सारी चीजें वेल डेवलप है कि नहीं, है ना। तो इससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन पे बर्डन बढ़ेगा, उसे अपने क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी एनसीएएचपी जो है उसे रिकॉग्नाइज करेगा और उसे अपना रजिस्ट्रेशन देगा या उसे अपने रेगुलेटरी बॉडी में जो है वो क्या करेगा, रखेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ट्रांजिशन फेज, कंफ्यूजन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी एंड स्कोप प्रैक्टिसेस। अच्छा, अभी क्या था, अभी तक भी बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो डायलेमा में चल रहे हैं कि अरे ये ओटी का कोर्स करके हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, क्या स्कोप है, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पोटेंशियल इंक्रीज इन कोर्स फी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक जो स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट को क्या चाहिए कि मिनिमम मिनिमम जो है वो फी उसे देना पड़े और मैक्सिमम आउटपुट हो, जो आउटकम हो मैक्सिमम हो। ठीक है, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एमबीबीएस आप कितने में कर सकते हो, मिनिमम मिनिमम से मिनिमम फी, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप एमबीबीएस करने जाओगे तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फी, लेकिन आउटकम कम भी मिल सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इससे फायदा क्या है ना, फायदा है कि एक तो फी का बचत हो रहा है, दूसरा आपको कम पैसे में अच्छा नॉलेज मिल रहा है, अच्छा स्किल मिल रहा है ना, और एक नया पहचान मिल रहा है। नेक्स्ट है लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट एनसीएचपी रूल अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो आपको मेरे ख्याल से अभी के समय तो बहुत अच्छे से एनसीएचबी की जानकारी लेनी चाहिए, चाहे आप वो इंस्टीट्यूशन हो, मतलब आपका इंस्टीट्यूशन आप रन कर रहे हो, या फिर आप फैकल्टी हो, या फिर आप स्टूडेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स। अब है कि जो ओटी और ओटी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है। तो मैंने बतलाया कि पास्ट में आप लोगों को कोई रिकॉग्निशन नहीं था, ठीक है। तो कर रहा है कि early days of modern surgery operation theater where basic manual and less technology driven anesthesia was limited to ether, chloroform, basic spinal techniques. Surgeon and anesthesiologists handle most technical work themselves. No formal recognition or structured training for OT and anesthesia technologists. Learning was mostly experience based on informal and on-job. Infection control monitoring safety standards were limited. रोल क्या था, तो रोल वाज सपोर्टिव बट अनरिकॉग्नाइज्ड। तो कह रहा है कि पुराने समय में जो ओटी और एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजिस्ट थे, तो हमारे एनेस्थीसिया टेक्निक भी बहुत लिमिटेड थे, या तो क्लोरोफॉर्म में सर्जरी होती थी, नहीं तो नया नया स्पाइनल टेक्निक आया था उसमें सर्जरी होती थी, या फिर जो है ईथर में सर्जरी होती थी। तो इसमें ओटी टेक्नीशियन का ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहता था, और रोल रहता था तो इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें, ओटी के सेफ्टी मेजर्स करना, है ना। तो इसके लिए आपको कोई खास रिकॉग्निशन जो है वो मिलता नहीं था। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, तो प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर फेज है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओटी टेक्नोलॉजिस्ट जो है इसेंशियल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, बिना ओटी टेक्नीशियन के ओटी स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। आज का जो सिनेरियो है दोस्तों, तो बिना
विदाउट एन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट ओटी कैन रन। ठीक है, तो आज बहुत ही इसेंशियल है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड रेगुलेशन, स्ट्रक्चर डिप्लोमा एंड डिग्री प्रोग्राम्स, रिकॉग्निशन अंडर एनसीएचपी नेशनल कमीशन allied and healthcare professionals, standardized curriculum and skill based training, growing presence in government and private hospitals. नेक्स्ट क्लिनिकल रोल आज के समय प्रेजेंट सिनेरियो में जो क्लिनिकल रोल है, तो प्री ऑपरेटिव OT preparation and sterilization, handling advanced anesthesia machines, assisting in general, regional and local anesthesia, ICU, ventilator and monitoring system, patient positioning, safety, infection control और emergency response and CPR assistance में भी आपका उतना ही मेजर रोल है। तो दोस्तों, अगर जो भी हमारे दोस्त अभी पढ़ाई कर रहे होंगे या जो भी हमारे दोस्त कहीं भी क्लिनिकली वर्क कर रहे होंगे, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जो अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है, HA जो है, HA से बहुत जगह सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं फर्स्ट एड ये CPR के, BLS एंड ACLS का, तो आप लोग वो प्रोग्राम जो है वो कर लीजिएगा, तो आपको एक नया रिकॉग्निशन मिल जाएगा और साथ ही आप प्रॉपर ट्रेंड हो जाओगे और आप किसी को ट्रेंड करने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज जो आजकल किया जाता है, तो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर्स यूज किया जाता है, मॉडर्न वेंटिलेटर्स, अल्ट्रासाउंड गाइडेड रीजनल एनेस्थीसिया और लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक OT सेटअप है ना दोस्तों। तो आपको जो है एडुकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रोल इज नाउ स्किल्ड, अकाउंटेबल एंड पेशेंट सेफ्टी फोकस्ड। फ्यूचर क्या है दोस्तों, जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हो, तो एडवांस एंड लीडरशिप फेज। ठीक है, एडवांस एंड लीडरशिप फेज क्या है दोस्तों, तो आपने सुना होगा कि जैसे बहुत सारे OT टेक्नीशियंस हैं आपके हॉस्पिटल में, उनका एक OT इंचार्ज है ना, एक OT इंचार्ज है, ICU टेक्नीशियंस है, ICU इंचार्ज है, तो वो एक लीडरशिप फेज है। उधर आपको क्या करना है, अपने अंडर 10, 15, 20 जो भी OT टेक्नीशियंस हैं उनको गाइड करना है, उनको एडुकेट करना है, उनको स्किल्ड करना है ना, और उनको उस हिसाब से तैयार करना है कि फ्यूचर में वो आपकी तरह लीडिंग कैपेसिटी जो है वो रख सके। द फ्यूचर ऑफ OT एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट is highly promising and emerging trends, robotic surgery and AI-assisted OT systems, smart OT with digital workflow management, advanced anesthesia delivery system and simulation-based training and वर्चुअल OT लैब्स जो बनाए जाते हैं। तो वर्चुअल OT लैब्स में क्या हो सकता है, तो दोस्तों उधर जो है लेप्रोस्कोपिक का डमी रखा हुआ है ना, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको CPR मॉडल्स रखे हुए हैं, है ना, इंटुबेटिंग डमी रखे हुए हैं, तो उधर आप जाके सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो और उधर आपको डरना भी नहीं है कि कहीं पेशेंट का दांत ना टूट जाए, है ना, कहीं पेशेंट को इंजरी ना हो जाए, कहीं पेशेंट को गलत जगह सूचर ना कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कैरियर एक्सपेंशन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड रोल की बात करें दोस्तों, तो कार्डियक OT टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरो एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी OT एक्सपर्ट होते हैं, और जो जनरल OT टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ GOAT। ठीक है दोस्तों, गोट, जनरल OT एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे। अपॉर्चुनिटीज इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइस कंपनीज, टीचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ दोस्तों, और इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम, इंटरनेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में भी इनका बहुत अहम योगदान है, ICU में, है ना। और आपने देखा होगा कि जो ACLS और BLS एम्बुलेंसेज होते हैं उनमें भी OT टेक्नीशियंस का जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, बहुत ही जो है इम्पैक्टफुल रोल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें। ठीक है, आप अपना भविष्य कहाँ देख रहे हो, तो हायर स्टडीज, जैसे आप OT-AT में जो है PhD कर लिए, ठीक है, सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिए, जैसे
न्यूरो एनेस्थीसिया में कर लिया, कार्डियो एनेस्थीसिया कर लिया, आईसीयू टेक्निक्स में जो है आपने कोई स्पेशलाइजेशन कर लिया। नेक्स्ट, और आजकल के समय का जो ट्रेंडिंग चीज चल रहा है वो है रिसर्च और क्लिनिकल ऑडिट रोल। ठीक है, आपने एनएबीएच का कोई प्रोग्राम अटेंड कर लिया और कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ले लिया, क्वालिटी एश्योरेंस, एसओपी प्रिपरेशन, क्लिनिकल ऑडिट से पहले जो है हॉस्पिटल्स को तैयार करना। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं दोस्तों। आप ये नहीं सोच के चल सकते कि हम क्या करेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट है लीडरशिप पोजीशन इन ओटी मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कि जो टॉप लेवल ओटी मैनेजमेंट है, ठीक है, उधर आप आ सकते हो, है ना। ओटी करके फिर आप क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होता है ये कोर्स करके, और जो है आप टॉप मैनेजमेंट के पार्ट भी बन सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन, राइज इन सर्जरीज और एक्सपेंशन इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। रोल विल शिफ्ट फ्रॉम असिस्टेंट, स्पेशलिस्ट और हेल्थ केयर लीडर। ठीक है, तो आप एम्स और पीजीआई ये सब का एग्जाम भी दिए होंगे। तो जब फ्रेशर रहते हो तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिस्ट, और टेक्नोलॉजिस्ट से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तब आप स्पेशलिस्ट, जैसे मैनेजिंग पोस्ट के लिए, किसके लिए, लीडर या मैनेजरशिप पोस्ट के लिए आप जो है वो अप्लाई करते हो। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारा वीडियो को प्यार दें, देखें, एंजॉय करें, क्वेश्चन करें और अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित ना रहें। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर ही आपके कदम चूमेगी। ठीक है, आज नहीं तो कल सभी अपने फ्यूचर के लिए जो है वो निश्चित ही है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा आशंकित रहते हैं, लेकिन आशंकित रहने से कुछ नहीं होता, है ना। कोशिश करने वाले ही दरिया को पार कर पाते हैं, वरना नाव तो सभी, है ना, समुंदर में और नदियों में उतार देते हैं। तो नाव उतरना बहुत बड़ी बात नहीं है ना। दरिया को हमें पार करके उस छोर जाना है, ठीक है, अपने लक्ष्य को पाना है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।